नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन MCQ सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस पूरी सीरीज़ में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इस सीरीज़ की 25 क्लासेस कवर कर ली हैं। केंद्र और राज्यों के संबंधों को हम देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने इनके प्रशासनिक संबंधों को देखा, उससे पहले जो विधायी संबंध थे उनको हमने कवर किया। आज के वीडियो में हम केंद्र और राज्यों के मध्यों में जो वित्तीय संबंध होते हैं, GST को लेकर के, वित्त आयोग को लेकर के, टैक्स लगाने को लेकर के, या आपातकाल के दौरान वित्तीय व्यवस्था को लेकर के जो आपसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ से आपसे कई बार सवाल पूछ लेता है कि केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स और राज्यों के द्वारा वसूल किए जाने वाले टैक्स कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो इस प्रकार के सभी सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो पूछे गए हैं, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। संविधान की थ्योरी की क्लासेस हम ऑलरेडी पूरी कवर कर चुके हैं। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप थ्योरी की क्लासेस को भी कवर कर सकते हैं और MCQ के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य में वित्तीय संबंधों का जो वर्णन किया गया है संविधान में, वो भाग 12 में है। भाग भी पूछा जाता है। भाग 12 के आर्टिकल 268 से 293 के बीच में केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध हैं उनको समझाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। वित्त आयोग का गठन कौन करता है। देखिए, वित्त आयोग का जो गठन करता है ये भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग के इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है। वित्त आयोग के सुझाव पर केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण किया जाता है। सवाल पूछा गया था एक बार कि इनमें से वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। केंद्र और राज्यों के मध्य पैसा कैसे बटेगा, किस अनुपात में बटेगा, ये सिफारिश कौन करता है, वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग हर 5वें साल पे इसका गठन होता है। इसका गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन आता है, संविधान का कौन सा आर्टिकल वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 280। ये जो वित्त आयोग होता है ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, लेकिन योग्यता का निर्धारण कौन करती है, भारत की संसद करती है। ठीक है, इसमें आपके टोटल 1+4 यानी 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सामान्य सदस्य। ठीक है, अगला, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो पहला वित्त आयोग था 1951 में ये बनाया गया था। इसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1951 में ये बना था। इसका कार्यकाल भी पूछा जाता है। पहले वित्त आयोग का कार्यकाल 1952 से 1957 तक था। KC नियोगी इसके पहले अध्यक्ष थे, यानी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी। अभी तक 16 वित्त आयोग बन चुके हैं। जो 16वां वित्त आयोग है दिसंबर 2023 में इसे बनाया गया था। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो वर्तमान में अभी अस्तित्व में है। अगला, वित्त आयोग के गठन और सदस्यों की योग्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वित्त आयोग के गठन और सदस्यों की योग्यता के संबंध में सही कथन आपने बताना है। पहला, वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पहला कथन आपका गलत है। ये सांविधिक नहीं है, ये संवैधानिक है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है आर्टिकल 280 में। ठीक है, संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, सांविधिक क्या होते हैं और गैर सांविधिक, गैर संवैधानिक क्या होते हैं, वो सब हमने संविधान वाली सीरीज में देखा था। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये वाला भी सही है आपका, यही आपने बताना था सही कौन सा है, ये रहा। ठीक है,
पहले वित्त आयोग 1952 में गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। देखिए पहला कथन यहाँ पर जो है, 3 कथन इसमें दिए गए हैं। पहला 1952 में गठित हुआ, गलत हो जाएगा, गठित 1951 में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ये सही था, लेकिन राष्ट्रपति योग्यता का निर्धारण करते हैं, गलत है, संसद। तो तीसरा वाला भी गलत है। वित्त आयोग में कुल 7 सदस्य होते हैं और ये अपनी रिपोर्ट संसद को देता है, ये भी गलत है, ठीक है। अगला, कराधान शक्तियों के आवंटन के संदर्भ में संवर्धित सूची और अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार क्रमशः किसे प्राप्त है। देखिए कराधान यानी टैक्स लगाने के जो पावर्स दिए गए हैं उनका भी बंटवारा किया गया है। राज्य सूची के कुछ विषय हैं जिनके ऊपर राज्य टैक्स लगा सकता है, कुछ केंद्र सूची के विषय हैं, संघ सूची के, जिस पर संसद यानी केंद्र कानून बनाएगा या टैक्स लगाएगा। ऐसे ही 2 सूची और, एक है संवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट विषय। इन पर कौन टैक्स लगा सकता है? देखिए संवर्ती सूची पर राज्य और विधायिका दोनों यहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं और अवशिष्ट विषयों पर केवल संसद। ये वाला आपका सही है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है जीएसटी को लेकर के। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जीएसटी परिषद को लेकर के। जीएसटी परिषद का गठन कब हुआ था? 12 दिसंबर 2016 को जीएसटी परिषद बनी थी, ठीक है। इसमें टोटल 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 33। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। सदस्यों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, 28 राज्यों के वित्त मंत्री और दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री। एक हो गई केंद्रीय वित्त मंत्री आपके, ठीक है, ये हो गए एक। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री एक और हो गए, 2 व्यक्ति। 3 यहाँ के ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, 3 व्यक्ति, यहाँ से टोटल कितने हो गए? 5। और 28 राज्यों के वित्त मंत्री, टोटल 33 सदस्य इसमें होते हैं, ठीक है। जीएसटी जो है ये किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। लागू कब से हुआ था जीएसटी भारत में? 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। जीएसटी को लागू करने का सुझाव भारत में किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी किसने लागू किया था अपने देश में? फ्रांस ने किया था, ठीक है। अनुच्छेद 269 का संबंध किससे है? जो आर्टिकल 269A है आपका, ये किससे संबंधित है? देखिए हमारे संविधान में एक अनुच्छेद था आर्टिकल 269। 269 जो था ये अंतर्राज्यीय लेन देन से रिलेटेड था, यानी अगर कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था तो उस पर केंद्र सरकार सीमा शुल्क वसूल करती थी और फिर उसे राज्यों में बांट देती थी, ठीक है। इसी 269 जो कि अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित है, इसी में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 269A और इसमें व्यवस्था करी गई है आईजीएसटी की। ये भी अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित है, ठीक है। इसी में आईजीएसटी का प्रावधान किया गया है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आर्टिकल 269 में नया अनुच्छेद जोड़ा गया, इसमें आईजीएसटी का प्रावधान है, ये अंतर्राज्यीय लेन देन पर लगता है। अब अगर वस्तु बाहर से आयात होगी तो वहां पर सीमा शुल्क के साथ साथ आईजीएसटी भी देना होगा या उस पर लगेगा उस वस्तु पर, ठीक है। अगला, अनुच्छेद 286 के तहत राज्य की विधायिका की कराधान शक्ति पर निम्न में से कौन सी सीमाएं लागू होती हैं? देखिए केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी टैक्स लगाने का अधिकार है, उनके कुछ विषय निर्धारित किए गए हैं, लेकिन उन विषयों पर भी कुछ नियंत्रण लगाए गए हैं हमारे संविधान में। ऐसा ही एक नियंत्रण है आर्टिकल 286 में। आर्टिकल 286 में ये बताया गया है कि राज्य की जो विधायिका है यानी जो राज्य सरकार है वो किन किन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगा सकती। उसमें पहला है आपका, राज्य के बाहर होने वाले क्रय विक्रय पर वो टैक्स नहीं लगा सकता, ठीक है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है, ये लागू होता है उसके ऊपर कि राज्य के बाहर अगर कोई लेन देन हो रहा है, कोई क्रय विक्रय हो रहा है तो वो राज्य उस पर टैक्स नहीं लगा सकता, ठीक है। समाचार पत्रों के अलावा शेष वस्तुओं के क्रय विक्रय पर वो टैक्स लगा सकती है। देखिए किसी भी राज्य को यह अधिकार है, उसके राज्य में अगर कोई भी चीज़ खरीदी या बेची जाती है वो टैक्स लगा सकता है, लेकिन इसमें समाचार पत्रों पर उसको छूट देनी होगी, समाचार पत्रों के अलावा, ठीक है। तो ये भी सही है।
संसद द्वारा विशेष महत्व की वस्तु घोषित किए जाने पर वह कर नहीं लगा सकता। ये भी सही है। अगर संसद किसी राज्य की किसी वस्तु को विशेष महत्व का घोषित कर दे तो उस राज्य को फिर उस पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, राज्य की विधायिका को यानी राज्य सरकारों को टैक्स लगाने का अधिकार है, लेकिन उनकी शक्तियों को नियंत्रित किया गया है। नियंत्रित करने के कुछ आर्टिकल हैं, उन्हीं में से एक है 286, जो बताता है किन किन पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके अलावा एक और आर्टिकल है, इसमें आता 287 में यह बताया गया है कि राज्य जो बिजली वहां पर बनती है उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है, लेकिन दो मामलों में वो वैसा नहीं कर सकता। पहला, अगर वो जो बिजली है उसका इस्तेमाल भारत सरकार कर रही हो तो वो उस पर टैक्स नहीं लगा सकता, उस बिजली के ऊपर। और अगर उस बिजली का इस्तेमाल रेलवे बनाने में या भारत सरकार की कोई कंपनी कर रही हो तो भी वो उस पर टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये इसकी टैक्स लगाने की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं 286, 287, 288। यहां पर पूछा है कौन सी सीमाएं लागू होती हैं। ये तीनों सीमाएं लागू होती हैं 286 के तहत। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला, कराधान शक्तियों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है आर्टिकल 276 के तहत प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्य सूची में प्रदत्त शक्तियों के अधीन कर लगा सकता है। पहला बिल्कुल सही है। आर्टिकल 276 ये प्रावधान करता है कि हर राज्य उसकी राज्य सूची में जो जो अधिकार उसको दिए गए हैं उनके ऊपर वो टैक्स लगा सकता है। ठीक है, राज्य विधायिका समाचार पत्रों के क्रय विक्रय पर टैक्स लगा सकती है, गलत हो जाएगा। इनके अलावा लगा सकती है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था किसमें है, 286 में है। ठीक है, अनुच्छेद 287 के तहत राज्य विधानमंडल विद्युत की बिक्री और उपभोग पर टैक्स लगा सकता है, यह भी सही है। केवल दो मामलों में छोड़कर, अगर बिजली कहां जा रही हो, भारत सरकार के पास या उसकी कंपनी के पास। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। आपसे यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा एकत्रित और प्रयुक्त किए जाने वाले करों से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल ऐसे टैक्सों के बारे में बताता है जो लगाए केंद्र की ओर से जाते हैं लेकिन उनको वसूलने का काम और उससे जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल कौन करता है, राज्य। ये टैक्स आपके आर्टिकल 268 में बताए गए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी संघ सूची के विषय होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है, जैसे स्टाम्प शुल्क हो गया आपका, औषधियां जो केंद्रीय सूची में वर्णित होती हैं, अल्कोहल हो गया, ये सारी चीजें जो हैं ये संघ सूची के विषय हैं। इन पर लेकिन टैक्स कौन लगाता है, केंद्र लगाएगा, लेकिन वसूलने का काम और उस पैसे का इस्तेमाल कौन करता है, वो राज्य स्वयं करता है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य जैसे हमने देखा, केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले लेकिन राज्य एकत्रित करता है और इस्तेमाल करता है 268। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले केंद्र और राज्य दोनों मिलकर वसूल करते हैं और दोनों मिलकर उसका इस्तेमाल करते हैं 268 के में है। ठीक है, 268 का केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले और जमा करने वाले लेकिन राज्यों को दिए जाने वाले, यानी केंद्र लगाता है, वसूल करता है और फिर राज्यों में बांट देता है, यह है 269। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले, एकत्रित किए जाने वाले लेकिन केंद्र और राज्यों में बांटे जाने वाले 270। इसमें कुछ हिस्सा केंद्र अपने पास भी रखता है। ठीक है, कई बार ये पूछे जाते हैं कि कौन से वाले किस प्रकार के किस अनुच्छेद में है। अधिभार और उपकर के बीच मुख्य अंतर क्या है। देखिए, सरचार्ज और उपकर यानी कि सेस, इसको लेकर के भी सवाल बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं कि सरचार्ज किस परिस्थिति में लगाया जाता है, सेस कब लगता है, सेस का पैसा कहाँ जाता है, सरचार्ज का कहाँ जाता है, वो सब किस आर्टिकल में इनका उल्लेख है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है, आर्टिकल 271 केंद्र सरकार को सरचार्ज और सेस लगाने का प्रावधान देता है, यानी अनुमति देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। पहला, सेस सामान्य राजस्व की तरह संचित निधि में जाता है जबकि सरचार्ज किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। क्या ये सही है आपका? यहां पर इसे उल्टा किया गया है। जो सेस होता है यानी जो उपकर होता है ये किसी विशेष उद्देश्य से जुड़ा होता है। ठीक है, और जो सरचार्ज होता है उसका पैसा डायरेक्ट भारत की संचित निधि में जाता है। ठीक है, सरचार्ज की प्राप्तियां सामान्य राजस्व की तरह संचित निधि में चली जाती है जबकि उपकर की राशि एक निश्चित मद से जुड़ी होती है। यह सही है आपका, सेकंड वाला सही है। देखिए, सेस जब लगता है किसी चीज पर वो एक किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगता है।
कि हमको इतना रकम सरकार को वहां पे रेज करना था, सरकार ने एक्स्ट्रा चार्ज लगाया, सेस वहां पे लगाया, जैसे ही सरकार उस रकम को वसूल कर लेगी वो हटा देती है। तो ये किसी विशेष उद्देश्य से जुड़ा होता है। सरचार्ज क्या होता है, इसके लिए कोई विशेष उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, ये नॉर्मली लगता है और इसका पैसा डायरेक्ट संचित निधि में जाता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं सरचार्ज और सेस को लेकर। सेस किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही लगाया जाता है, जबकि सरचार्ज के लिए विशेष उद्देश्य आवश्यक नहीं है, यानी सामान्य उद्देश्यों के लिए भी लगा सकते हैं। सरचार्ज की प्राप्ति सामान्य राजस्व की तरह सीधे भारत की संचित निधि में जाती है, जबकि सेस यानी उपकर की राशि एक निश्चित मद यानी एक विशेष उद्देश्य से जुड़ी होती है। ठीक है, दोनों में समानता यह है कि दोनों संसद की विधियों के द्वारा आरोपित होते हैं, यानी दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों को संसद के द्वारा लागू किया जाता है और दोनों की प्राप्तियों में राज्यों को कोई भी पैसा नहीं मिलता। ठीक है, ये जो पूरा पैसा होता है सरचार्ज और सेस का, ये केवल केंद्र के पास होता है। ठीक है, सेस और सरचार्ज के संदर्भ में कौन सा कथन सेस की विशेषता को स्पष्ट करता है? सेस की विशेषता बतानी है सरचार्ज के ऊपर। सेस के बारे में है, इसकी प्राप्ति सामान्य राजस्व की तरह सीधा संचित निधि में जाती है, गलत हो जाएगा। सेस जो होता है वो एक विशेष उद्देश्य से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसकी राशि वहां नहीं जाती। यह सामान्य राजस्व के लिए लगाया जाता है, इसके लिए विशेष उद्देश्य आवश्यक नहीं है, गलत है। सेस विशेष उद्देश्यों के लिए ही लगाया जाता है। ठीक है, इसकी राशि एक निश्चित मद या विशेष उद्देश्य से जुड़ी होती है, सही है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 271 के अधीन है, तो यहां पर दोनों का ही अधीन है, तो ये कोई विशेषता नहीं है कि सेस से रिलेटेड 271 है और दूसरे से रिलेटेड आपका दूसरा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सेस और सरचार्ज दोनों का उल्लेख किस में है, वो आर्टिकल 271। इसको अलग कौन सी चीज बनाती है इसमें, यह राशि जो है वो विशेष उद्देश्य से जुड़ी होती है, जबकि सरचार्ज की राशि किस में जाती है, भारत की संचित निधि में। अनुदान के लिए मुख्य अनुच्छेद कौन सा है? देखिए, हमारे संविधान में अनुदान की व्यवस्था करी गई है कि केंद्र सरकार जो है राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकती है, कैसे दे सकते हैं, किन अनुच्छेद में दे सकती है, वो बताए गए हैं। हमारे संविधान में अनुदान से संबंधित मुख्य तौर पे दो आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 275 और एक आर्टिकल 282। 275 के तहत संसद यानी केंद्र सरकार विधिक अनुदान प्रदान करती है और 282 के तहत विवेक अधीन जो अनुदान है वो प्रदान करती है। ठीक है, अगला अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के तहत लगे आपातकाल के समय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंध उपबंधों में राष्ट्रपति द्वारा किए गए संशोधन कब तक प्रभावी रहते हैं? देखिए, आर्टिकल 352 जब लगा होता है, अप्लाई होता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, इस दौरान राष्ट्रपति को अधिकार मिल जाता है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंधित जो उपबंध हैं 268 से 279 के बीच में, इनमें राष्ट्रपति संशोधन कर सकता है। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति ने संशोधन किए हैं उस सिस्टम में जहां से पैसा बंटता है केंद्र और राज्यों में, अंतिम सिफारिशें कौन करता है, वित्त आयोग करता है, लेकिन ये पूरा सिस्टम है। इनमें अगर बदलाव कर दिया जाता है इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये जो बदलाव किए गए हैं ये कब तक लागू रहते हैं, ये उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जिसमें आपात की उद्घोषणा समाप्त होती है लागू रहते हैं। कोई इसमें निश्चित फिक्स नहीं होता है कि 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जिस साल इमरजेंसी खत्म होगी उस साल का जो वित्तीय वर्ष है पूरा ये सारे नियम लागू रहेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए, आर्टिकल 352 के तहत लगे आपातकाल के समय क्या होता है, इसकी घोषणा के दौरान राष्ट्रपति को 354 में वर्णित वह शक्ति हासिल हो जाती है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंधित जो उपबंध हैं 268 से 279 में, इनमें वो संशोधन कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। ठीक है, अगला कथन दिया है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है, ये कभी लागू नहीं हुआ। कथन तो बिल्कुल सही है। अभी तक भारत में जो मुख्य प्रकार के हमारे 3 इमरजेंसी लगती हैं, एक है आर्टिकल 352 में, एक 356 में और एक हमारा 360 में। 352 में नेशनल इमरजेंसी आती है जो 3 बार लग चुकी है। 356 में राष्ट्रपति शासन आता है जो कई बार लग चुका है राज्यों में, अलग अलग राज्यों में। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है यानी वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक भारत में कभी भी नहीं लगा है। ठीक है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, ये वाला गलत हो जाएगा, कारण गलत यहां पर दिया है। जो 360 है वित्तीय आपात, ये आर्थिक सुरक्षा से या आर्थिक संकट से जुड़ा हुआ है, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा से। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा से 352 जुड़ा हुआ है। ठीक है,
संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है 356 और आर्थिक संकट से जुड़ा हुआ है 360। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से नहीं जुड़ा। यहां पर पूछा है कौन सा सही है, कथन सही है, कारण गलत है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है उनको देखा। एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस रहते हैं फाइनेंशियल को लेकर के। ये केंद्र और राज्यों के मध्यों में जो पैसे को लेन देन होता है वो किस तरह से होता है, वो सब हमने इस वीडियो में देखने का प्रयास किया। जैसे आपका नया पैटर्न है, हर एक टॉपिक, छोटे से छोटा टॉपिक हम कोशिश करते हैं उसको पूरी डिटेल के साथ समझें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हर टॉपिक को लेकर के आप अच्छे से कर सकें। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।